नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। दुनिया में जंग का एक और मोर्चा शुक्रवार की सुबह खुल गया। इजरायल के करीब 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 100 ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की, जिसमें खास तौर पर निशाने पर रहे 4 एटमी और 2 मिलिट्री बेस। इजरायल के इस बड़े हमले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ कमांडर हुसैन सलामी भी मारे गए। वहां के बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरदून अब्बासी की भी मौत हुई। अब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल को निशाना बना रही हैं। ईरान और इजरायल दोनों आमने सामने हैं, जहां से बिना किसी नतीजा के पीछे लौटना दोनों के लिए मुश्किल दिख रहा है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि इजरायल तो सिर्फ मोहरा है। असल में गोटियां तो चल रहे हैं अमेरिका में बैठे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडवाइजर्स। कोम शहर की जामकरन मस्जिद के ऊपर लहरा रहा लाल झंडा इशारा कर रहा है कि ईरान ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। ऐसे में हिसाब लगाया जा रहा है कि ईरान और इजरायल के बीच जंग का साइड इफेक्ट दुनिया पर किस तरह दिखेगा। दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा। भारत का इजरायल और ईरान दोनों से बेहतर रिश्ता है। ऐसे में दिल्ली किसके साथ खड़ी दिखेगी। पाकिस्तान के हुक्मरान ईरान का साथ देंगे या अमेरिका के साथ खड़े होंगे। सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान चाइना का साथ छोड़ देगा। अरब वर्ल्ड के बड़े खिलाड़ी कौन सी गोटियां चलेंगे। इजरायल ईरान में युद्ध की स्थिति में भारत पर कितना असर पड़ेगा। ऐसे ही सुलगते सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम इस बात का अंदाजा तो था कि मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। इस बात का भी अंदाजा था कि इजरायल और ईरान के बीच टेंशन कभी भी खतरनाक मोड़ तक जा सकता है। इस बात का भी अंदाजा था कि ईरान के परमाणु ठिकानों को इजरायल निशाना बना सकता है। लेकिन इस बात का शायद ही अंदाजा रहा हो कि इजरायल के करीब 200 फाइटर जेट ईरान पहुंचकर न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट को टारगेट करेंगे। शायद ही किसी को अंदाजा रहा हो कि इजरायल ईरान में घुसकर उसके टॉप आर्मी कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्टों का काम तमाम कर देगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बिना लाग लपेट के कह दिया कि ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया गया है। मिशन पूरा होने तक ये जारी रहेगा। नेतन्याहू की दलील है कि इजरायल का अस्तित्व बचाने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन जरूरी है। इजरायल और ईरान की सीमाएं आपस में नहीं मिलती। इनकी सरहद के बीच जॉर्डन खड़ा है, इराक खड़ा है। इतना ही नहीं, इजरायल और ईरान की सरहद के बीच करीब 1000 किलोमीटर से अधिक का फासला है। ऐसे में सबसे पहले समझते हैं कि ईरान और इजरायल एक दूसरे से किस तरह निपटने में लगे हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल बिजली की रफ्तार से आती है और इस विशालकाय इमारत को पलक झपकने से पहले ही मलबे के ढेर में बदल देती है। ये ईरान का इजराइल को जवाब की एक तस्वीर है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के साइंस लैब को पल भर में ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है कि इसी लैब में इजराइल अपना हाईटेक हथियार बनाता था। अब इजराइल के एक्शन की इस तस्वीर को देखिए। दक्षिणी ईरान के शिराज में इजराइल ने इस रडार बनाने वाली फैक्ट्री को टारगेट किया। पिछले 3 दिनों से ईरान और इजराइल एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने के लिए एक दूसरे पर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं। इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में खड़े रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया। इजराइल के हमले की वजह से तेहरान के रिहायशी इलाकों से भी आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई। ईरान की मिसाइलें लगातार इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत दूसरे शहरों को निशाना बना रही हैं। इजराइल के हाइफा पर हुए हमलों में ऐसी मिसाइलों के इस्तेमाल की बात सामने आ रही, जिन्हें पहली बार युद्ध में शामिल किया गया है।
ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन प्रहार से इजराइल में कोहराम है। इसी वजह से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की शादी टाल दी गई है, जो सोमवार यानी कल होनी थी। पहले ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू को किसी सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जा चुका है। इजराइल लगातार ईरान के परमाणु, मिलिट्री, तेल गैस से जुड़े ठिकानों को निशाना बना रहा है। दोनों ओर से जारी भीषण जंग के बीच ईरान ने संकेत दिया है कि अगर इजराइल अपने हमले रोकता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई बंद कर देगा। भले ही अमेरिका बार बार कह रहा हो कि ईरान पर इजरायली हमले में उसकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से ईरान ने हमारे खिलाफ हमला किया तो अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं की पूरी ताकत और शक्ति तुम पर ऐसी गिरेगी जैसे पहले कभी नहीं देखी गई होगी। इतना ही नहीं, अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज को वियतनाम की ओर जाना था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि अब यूएसएस निमित्ज को मिडिल ईस्ट की ओर रवाना किया जा सकता है। दरअसल अमेरिकी नौसेना के बेड़े का ये महारथी एक तरह से समंदर की लहरों पर तैरता किला है, जो रियल टाइम खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर इजराइल के फाइटर जेट्स की रिफ्यूलिंग, टेक ऑफ और लैंडिंग का जरिया बन सकता है। ऐसे में इजरायली फाइटर जेट लंबे समय तक ईरान के आसमान में रह सकते हैं। पहले ही दिन से अमेरिका और इजराइल ईरान न्यूक्लियर इशू को लेकर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों का ब्रॉड ऑब्जेक्टिव यही है कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पे रोक लगाई जाए, और अगर वहां रिजीम चेंज हो सकता है तो ये उनके लिए बोनस उपलब्धि होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साफ साफ कह चुके हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उनके मुल्क के अस्तित्व के लिए खतरा है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई इजराइल को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 50 मिनट तक बात हुई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इजराइल और ईरान को शांति वार्ता के टेबल पर लाएगा कौन? दोनों किन शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार होंगे? ईरान और इजराइल कितने दिनों तक युद्ध लड़ेंगे, यह इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करेगा कि अमेरिका इजराइल को पीछे से कितने दिनों तक समर्थन देता है। इजराइल को आगे कर अमेरिका ने पर्दे के पीछे से एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की है जिससे अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाले ईरान को सबक सिखाया जा सके। साथ ही मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया का समीकरण नए सिरे से रीसेट किया जा सके। ईरान और इजरायल के बीच जारी टेंशन में असली खिलाड़ी अमेरिका है, जो दोनों देशों से 12,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर बैठा है। पिछले कई दशकों में तमाम कोशिशों के बाद भी अमेरिका ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाया। ईरान पिछले कई वर्षों से न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को ये डर सता रहा है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाने में कामयाब हो गया तो ईरान खाड़ी देश और वहां बने अमेरिकी मिलिट्री बेस के साथ ही इजरायल के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से एटमी प्रोग्राम पर डील सील करने के लिए कहा है, नहीं तो तबाही के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। पर अमेरिका और इजरायल की शर्तों को मानने के लिए ईरान तैयार नहीं है। डिफेंस स्ट्रैटेजी पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स की सोच है कि बिना अमेरिकी सहयोग और समन्वय के इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना असंभव है। ईरान भी अपनी घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल को जवाब दे रहा है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। पिछले साल अक्टूबर महीने में ईरान ने इजरायल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, वो भी महज 25 मिनट में। उस दौर में भी तनाव बहुत बढ़ा था। दरअसल मुस्लिम वर्ल्ड में ईरान एक बहुत ताकतवर देश है, जो पिछले कुछ वर्षों से शिया और सुन्नी दोनों को इस्लाम के नाम पर पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रहा था। यही बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का साफ साफ कहना है कि ईरान को बहुत मौका दिया गया, अब अंजाम भुगते। मैंने ईरान को डील करने के लिए कई मौके दिए, उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वो कितने भी करीब क्यों ना पहुंचे हो, लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाए।
मैंने उनसे कहा कि ये किसी भी चीज से कहीं ज्यादा बुरा होगा। मतलब साफ है कि ईरान के खिलाफ जंग में कंधा इजराइल का है और पीछे से बंदूक चला रहा है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें इजरायली हमले की जानकारी थी। वही कूटनीति के जानकारों की सोच है कि बिना अमेरिकी मदद के इजराइल के लिए इतने बड़े ऑपरेशन को अमली जामा पहनाना असंभव है। उनका सपोर्ट बिल्कुल रहा है, मे बी नॉट डायरेक्टली इन द सेंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है डायरेक्टली, बट सपोर्ट तो मुझे लगता है कि है, नहीं तो उसके बिना तो। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने अपने आप किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजराइल बिल्कुल अकेले इस मामले में फुल्ली अकेले हैं, क्योंकि उसके यूएस के सपोर्ट के बिना मेरा मानना है कि वो नहीं ऐसा करते। 4 दशकों से अधिक समय से ईरान लगातार अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। अमेरिका के तमाम प्रतिबंधों के बाद भी खड़ा है, घातक बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के ना चाहते हुए भी ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ा रहा है। न्यूक्लियर इशू के मामले पे जो 25-30 सालों से झगड़ा चल रहा है, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद जनवरी 20 से ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार बातचीत चल रही थी और ओमान में और रोम में 4-5 बार मुलाकात हुई और हर बार ईरान कहता रहा कि अमेरिका नए डिमांड्स पेश कर रहा है एग्रीमेंट के लिए। मतलब ईरान इन तीनों शर्तों को इनकार कर दिया। वो कह रहा था कि एनपीटी के तहत उसको हक है कि एनरिचमेंट करें रिसर्च और मेडिसिन पर्पस के लिए, जो कि इजराइल के दबाव में आके अमेरिका इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। ईरान का दावा है कि परमाणु तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ बिजली और मेडिकल साइंस में कर रहा है। वही अमेरिका और इजराइल को शक है कि ईरान परमाणु शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। साल 2015 यानी बराक ओबामा के दौर में अमेरिका ने ईरान समेत कुछ अन्य देशों के साथ ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम से एक परमाणु डील की, जिसके मुताबिक ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम रोकना था। इसके बदले ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने की बात हुई थी। साल 2018 यानी अपनी पहली पारी में ही ट्रंप उस डील से बाहर निकल गए। इसके बाद ईरान ने दोबारा परमाणु कार्यक्रम जारी कर दिया। 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप आए और उन्होंने इजराइल और दूसरे देशों के कहने से, अरब कंट्रीज के, वो डील को ही खत्म कर दिया। उनका कहना था कि जो डील है इससे कोई लाभ नहीं होगा और ईरान और स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन ऑल्टरनेटिवली ईरान को मौका मिल गया, उसने और ज्यादा एनरिचमेंट किया। तो आज की डेट में ईरान 60%, कुछ लोग कहते हैं कि और भी ज्यादा वो सक्षम हो गया है कि वो न्यूक्लियर वेपन को बना सकता है। 2017 में ओबामा प्रशासन ने इजराइल के साथ $38 बिलियन के पैकेज पर दस्तखत किए, जो 2028 तक के लिए था। इसी डील के तहत इजराइल को अमेरिका से मोटी आर्थिक मदद मिल रही है। ट्रंप प्रशासन की शर्तें ईरान को मंजूर नहीं है। कूटनीति के जानकारों के एक वर्ग की सोच है कि इजराइल को डर सता रहा होगा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच डील हो गई तो उसका क्या होगा। इतना ही नहीं, इजराइल ये भी लगातार हिसाब लगा रहा था कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो उसका होगा क्या। कभी मुस्लिम वर्ल्ड के देशों में से ज्यादातर पर अमेरिका का प्रभाव था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अरब वर्ल्ड के देशों से अमेरिका की पकड़ कमजोर हुई। बदले शक्ति संतुलन में ईरान अरब वर्ल्ड के देशों को चाइना के करीब लाने में अहम भूमिका निभा रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती कम्युनिस्ट चाइना की है। उसका पलड़ा मजबूत करने में ईरान मदद कर रहा है। ऐसे में इजराइल ने अपने अस्तित्व की रक्षा के नाम ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च कर दिया है, जिसमें हथियार और पैसा अमेरिका का इस्तेमाल हो रहा है। लड़ता इजराइल दिख रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा है कि अल्लाह की इच्छा से हम ताकत से जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। मतलब इजराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान झुकेगा नहीं, मुंहतोड़ जवाब देगा। नेतन्याहू और खामनेई की जंग की जिद में दुनिया उलझी हुई है, अपने नफा नुकसान का हिसाब लगा रही है। ऐसे में पहले बात भारत की। दिल्ली के रिश्ते तेहरान और तेल अवीव दोनों से बेहतर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले देशों में इजराइल भी था।
ऐसे में दिल्ली डिप्लोमेसी के सामने बड़ी चुनौती होगी इजराइल और ईरान में से किसी एक को चुनने की। टेंशन लंबा खींचने की स्थिति में कई गंभीर असर पड़ने तय हैं, जिसमें कुछ साइड इफेक्ट तो अभी से दिखने लगे हैं। मसलन एयर स्पेस बंद होने से यूरोप और दूसरे पश्चिमी देशों का सफर लंबा होगा। क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन में ईरान की भूमिका बड़ी है। कच्चे तेल की कीमतें अभी से ही भड़कने लगी हैं। गोल्ड की कीमतों में भी अचानक उछाल देखा गया। सोमवार को जब शेयर बाजार खुलेगा तो पता चलेगा कि ईरान इजराइल जंग का कितना असर पड़ा है। मिडिल ईस्ट के डिस्टर्ब होने से एक बड़ी चिंता खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 90 लाख भारतीयों की भी है, जो देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। ईरान इजराइल के बीच युद्ध में हवाई सेवाएं सबसे पहले प्रभावित हुईं। ईरानी एयर स्पेस बंद होने की वजह से एयर इंडिया ने 13 जून को अपनी कई उड़ानों को या तो डाइवर्ट किया या फिर जहां से टेक ऑफ किया था वहीं वापस लौटा दिया गया। ऐसे में युद्ध लंबा खिंचने की स्थिति में भारत से लंदन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, शिकागो जाने के लिए लंबा रूट इस्तेमाल करना पड़ सकता है। मतलब भारत से अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों तक आने जाने का यात्रा समय और खर्चा दोनों बढ़ना तय है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में कनेक्टिविटी, तो वो जो पॉलिसीज हैं वो भी डिस्टरप्ट होगी। बाकी जो नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो भी डिस्टरप्ट होगा। तो निश्चित रूप से जो एक विकास की गति भारत की चल रही है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में जंग के बाद कच्चे तेल की कीमत करीब 8% बढ़ी है। दुनिया के क्रूड ऑयल सप्लाई चेन में ईरान दमदार भूमिका निभाता है। अगर ईरान इजराइल में तनाव लंबा खिंचा तो ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर सकता है। इसी रूट से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। ऐसे में होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से जहाजों से सामान भेजने के लिए बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल के साथ उस रूट से आने वाली दूसरी चीजों की कीमतों पर भी दिखना तय है। बहुत इम्पैक्ट होगा इसका हर एक एस्पेक्ट पे, इंडिया की इकोनॉमी पे, जीडीपी ग्रोथ पे, क्रूड प्राइसेस पे, क्रूड ऑयल प्राइसेस पे, जो हमारा रुपये का वैल्यू है, हर एक चीज पे इम्पैक्ट होगा। और एक बहुत मुश्किल समय मुझे लग रहा है आगे इंडिया के लिए होगा। ईरान इजराइल के बीच जंगबाजी में गोल्ड की कीमतों में तेजी देखी गई। शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 99,000 के निशान को पार कर गई। अनिश्चितता के दौर में गोल्ड को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड की कीमतें नया रिकॉर्ड बना सकती हैं। दुनिया के साथ साथ भारतीय शेयर बाजार में भी मिडिल ईस्ट में युद्ध का साइड इफेक्ट दिखना तय माना जा रहा है। ईरान इजराइल के बीच युद्ध की आग का साइड इफेक्ट खाड़ी देशों में दिखना तय। आज की तारीख में करीब 90 लाख भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं, जिनमें यूएई में 35.5 लाख, सऊदी अरब में 26 लाख, कुवैत में 11 लाख, ओमान में 7.79 लाख, कतर में 7.45 लाख, बहरीन में 3.23 लाख भारतीय रहते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच जंग लंबा खिंचने की स्थिति में खाड़ी देशों से भारतीय वापसी कर सकते हैं। इसी तरह भारत की आर्थिक सेहत, ओमान की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य, फारस की खाड़ी से गुजरने वाले कारोबारी रूट की सुरक्षा और स्वेज नहर को पार करके यूरोपीय बाजारों में एंट्री में लाल सागर में सुरक्षित आवाजाही पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत से हर महीने 11 से 12 अरब डॉलर मूल्य का सामान लाल सागर से होते हुए यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर होते हुए उत्तरी अमेरिका तक पहुंचता है। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध ने दुनिया की सबसे व्यस्त व्यापार रूट पर असुरक्षा के बादल खड़े कर दिए, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर भारत पर भी पड़ना तय है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में किसी भी जंग का असर सिर्फ किसी क्षेत्र विशेष या 2 देशों तक सीमित नहीं रहता। दुनिया के हर हिस्से में थोड़ा कम या ज्यादा प्रभाव दिखता ही है। रूस यूक्रेन के बीच जंग के दौरान भी यही हुआ।
इसराइल और हमास के बीच जंग के दौरान भी यही हुआ। इसराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान भी यही हुआ। बहुत हद तक मुमकिन है कि जिस तरह इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, उसी तरह ईरान बड़े पैमाने पर गुप्त तरीके से हमास, हूती और हिजबुल्लाह को हथियार और पैसा पकड़ा दे। जो भी देश तेहरान के खिलाफ खड़ा हो, उनके खिलाफ विद्रोही लड़ाकों के गुट का इस्तेमाल करे। हूती लड़ाके समुद्र के सबसे व्यस्त कारोबारी रूट को प्रभावित कर सकते हैं। ईरान इसराइल के बीच जारी जंग में कूटनीतिक रिश्तों का भी रिसेट बटन दबना तय है। सवाल ये भी उठ रहा है कि पाकिस्तान क्या करेगा। इन दिनों पाकिस्तान की अमेरिका के साथ केमिस्ट्री लगातार दुरुस्त हो रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका को दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने और चाइना को रोकने के लिए पाकिस्तानी जमीन की जरूरत है। वहीं पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को आईसीयू से बाहर निकालने के लिए अमेरिकी डॉलर की। हाल के वर्षों में बीजिंग और तेहरान के बीच रिश्ते मजबूत हुए हैं। अरब वर्ल्ड के देशों को अमेरिका की गोद से निकालकर चाइना के करीब लाने में ईरान की बड़ी भूमिका रही, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने हाल में अरब देशों के बड़े खिलाड़ियों के साथ वॉशिंगटन डीसी के रिश्तों की रिपेयरिंग तेजी से की। ऐसे में सवाल उठता है कि जो मुस्लिम देश कल तक शिया सुन्नी भूलकर इस्लाम के नाम पर एक हो रहे थे, वो अब इजराइल और ईरान की जंग में किसके साथ खड़े होंगे। इजराइल ईरान के बीच जारी जंग ने दुनिया के ज्यादातर देशों के सामने एक गंभीर धर्म संकट पैदा कर दिया है। समस्या ये है कि किसका समर्थन करे और किसका विरोध। अमेरिका खुद को भले ही इजराइल ईरान युद्ध से दूर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीतर खाने पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका की जो विदेश नीति, हम वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में जिसको कहा जाता है, अगर है तो उसका सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं केंद्र बिंदु यह है कि इजराइल को कैसे सिक्योर रखा जाए और इजराइल की सिक्योरिटी को कैसे कंटिन्यू किया जाए। सबसे बड़ी बात है उनकी ये, और इसीलिए वो जो है इजराइल को पूरी तरह हर तरह सपोर्ट करते हैं। भारत के पश्चिम में पड़ोसी पाकिस्तान का चाइना से याराना किसी से छिपा नहीं है। चाइना का ईरान से भी याराना रहा है। मौजूदा समय में पाकिस्तानी आर्मी के तरकश में सबसे अधिक हथियार चाइना से आ रहे हैं। पाकिस्तान में चाइना का भारी भरकम निवेश है, लेकिन हाल में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच केमिस्ट्री बेहतर हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर अमेरिका से बेहतर रिश्ते बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल उठता है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग में अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान इजराइल के साथ खड़ा होगा या फिर ईरान के साथ दिखेगा। चीन खुद कई अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहेंगे कि ईरान इजराइल में युद्ध खत्म करने के लिए बीच का रास्ता निकाले। इसी तरह यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहेंगे। इस्लामिक वर्ल्ड के देशों में तुर्की के जरूर ईरान के साथ खुलकर खड़ा दिखने के आसार हैं। ऐसे में अगर तुर्की ने ईरान को अपने हाईटेक ड्रोन की सप्लाई शुरू कर दी तो जंग के और खतरनाक मोड़ लेने के चांस हैं। शिया सुन्नी मतभेद और इस्लामिक वर्ल्ड की कड़वाहटों को किनारे रखते हुए सऊदी अरब ने भी इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है। लेकिन हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हथियारों की सबसे बड़ी डील हुई है। इसी तरह कतर भी इजरायली एक्शन की निंदा कर रहा है। किसी से छिपा नहीं है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा कतर का अल उदैद एयरबेस है। ईरान और इजराइल के बीच पड़ने वाले जॉर्डन का कहना है कि उनका देश युद्ध का मैदान नहीं बनेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि इजराइल के 200 लड़ाकू विमान क्या बिना जॉर्डन की हवाई सीमा पार किए ही ईरान तक पहुंच गए या जॉर्डन को इसकी भनक ही नहीं लगी। कूटनीति में दुनिया के सामने कहा कुछ और जाता है, पर्दे के पीछे किया कुछ और जाता है। ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि मिडिल ईस्ट की इस नई आग से अरब वर्ल्ड के देश खुद को दूर रखने की कोशिश करें।
और ऐसी राह की वकालत करे जिससे ईरान इजराइल के बीच जारी युद्ध की आग को ठंडा किया जा सके। ईरान एक मुस्लिम देश है। इजराइल के खिलाफ जंग में उसे कुछ मुस्लिम देशों का समर्थन भी मिल सकता है। बदले समीकरणों में तुर्की खुलकर ईरान के साथ खड़ा दिख सकता है। अरब वर्ल्ड के दूसरे बड़े खिलाड़ी सीधा युद्ध में उतरने से परहेज करेंगे, पर सेफ डिस्टेंस बनाते हुए मध्यस्थता की पहल कर सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तेहरान के साथ खड़े दिख सकते हैं, तो यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे रूस के राष्ट्रपति पुतिन तटस्थ दिख सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान इजराइल के बीच जंग का साइड इफेक्ट आम आदमी की जेब और जिंदगी दोनों पर पड़ना तय है। ऐसे में भारत पर भी असर पड़ना तय है। इतिहास गवाह है कि किसी भी जंग में सबसे अधिक नुकसान आम आदमी का होता है। जंग से फायदा तो हमेशा महाशक्तियों ने और हथियारों के सौदागरों ने उठाया है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।